हाय साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस का टॉपिक्स लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ध्वनि, साउंड। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों? साउंड। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए साथियों, देखिए पहला जो पॉइंट साथियों वो है ध्वनि। आप लोग ध्वनि को कवर करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले साथियों देखिए, ध्वनि जो होता है ना, ये ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है। यानी कि साथियों, ध्वनि जो होता है ना, ये ऊर्जा का रूप है और ये किस रूप में संचरित होता है? तरंगों के रूप में संचरित होता है। साथियों, ध्वनि हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। साथियों, ध्वनि जो हमें उत्पन्न होता है वो संवेदन से उत्पन्न होती है। कानों में जब संवेदना उत्पन्न होती है तभी हमें किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला पॉइंट देखिए साथियों, क्या कह रहे हैं कि ध्वनि हमारे कानों में श्रवण संवेदना को उत्पन्न करती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम सुन सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ध्वनि पर भी क्या लागू होता है? जिस प्रकार साथियों आवेश संरक्षण सिद्धांत और उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार ध्वनि संरक्षण सिद्धांत भी होता है। ध्वनि का संचरण तरंगों के रूप में होता है। किस रूप में साथियों होता है? यानी कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने के लिए तरंग के माध्यम से वो क्या करे? गमन करे, वेव के माध्यम से वो गमन करता है। अगला साथियों देखिए, ध्वनि का क्या पढ़ेंगे? उत्पादन। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि का उत्पादन। तो साथियों, ध्वनि तब पैदा होती है जब वस्तु कंपन करती है या कंपनमान वस्तुओं से ध्वनि पैदा होती है। तो साथियों, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सीधी सी पॉइंट है तो क्या चाहिए इसमें? ध्वनि उत्पन्न करने साथियों क्या चाहिए कि देखिए साथियों कि ध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब इसमें क्या होगा? कंपन होगा। क्या होगा साथियों? कंपन होगा या कंपनमान वस्तुओं से क्या हो सकता है? ध्वनि उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें क्या कर रहे हैं? अगला पॉइंट को ध्यान से देखिए साथियों, इसमें से देखिए क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि किसी वस्तु को कंपित करके ध्वनि पैदा कर सकते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम वाइब्रेट कर देंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न हो सकता है। और साथियों, इसके लिए आवश्यक ऊर्जा जो किसी बाह्य स्रोत से द्वारा उपलब्ध होती है। यानी कि किसी वस्तु को वाइब्रेट करने के लिए, कंपन पैदा करने के लिए बाहर से उसको ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी को याद रखेंगे, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो साथियों, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हर हालत में आपको क्या चाहिए? कंपन चाहिए। जब तक कंपन नहीं होगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होता है? कंपन से। जैसे साथियों देखिए, एग्जाम्पल एक दे रखा है, तबला या ड्रम की तलीन झिल्ली पर हाथ से मारकर कंपन पैदा कर दे, जिससे ध्वनि पैदा होती है। तो आप सभी साथियों जान चुके हैं, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है और जिसके द्वारा हमारे कानों में संवेदना के द्वारा इसको सुनाई पड़ता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या दे रखा है। आगे हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं साथियों, क्या पढ़ेंगे इसमें से हम लोग देखेंगे ध्वनि उत्पन्न के निम्नलिखित तरीका। आखिर साथियों, हम ध्वनि उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? क्या क्या तरीका है? तो पहला तो साथियों जो तरीका है वो है कंपन द्वारा। किसके द्वारा? कंपन करने तंतु से। दूसरा साथियों क्या है? कंपन करती वायु से। तीसरा क्या साथियों है? तीसरा है कंपन करती तलीन झिल्ली से, चाहे तबला में होगा या फिर ड्रम में होगा। और अगला पॉइंट साथियों देखिए क्या कर रहे हैं कि कंपन करती प्लेटों से, यानी साइकिल की घंटी से हो सकता है, और घर्षण करते हुए किसी वस्तु से हो सकता है। इतना सारा पॉइंट जहाँ से हम ध्वनि क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते, उत्पन्न कर सकते हैं। या तो हम कंपन करते तंतु से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, या तो साथियों हम कंपन करती हुई वायु से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, या तो कंपन करती हुई झिल्ली से उत्पन्न कर सकते हैं। अगला कंपन करती हुई प्लेट से भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, और घर्षण करते हुए वस्तु से भी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए एक तो अगला पॉइंट और दिया, वस्तुओं को खरोच कर। जब हम किसी वस्तु आपस में खरोचते हैं उंगली से या किसी भी चीज़ से, तो उससे भी क्या होता है साथियों? उससे भी ध्वनि उत्पन्न होता है। तो ये तो देख लें साथियों ध्वनि का उत्पन्न कैसे होता है। आप पढ़ेंगे ध्वनि का क्या पढ़ेंगे साथियों? संचरण। क्या पढ़ेंगे? ध्वनि का संचरण, यानी ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो देखिए ध्यान से साथियों, देखिए तो ध्वनि के संचरण के लिए जो आवश्यक पॉइंट है साथियों वो देखिए क्या है। कह रहा है कि ध्वनि के संचरण के लिए वह पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है उसे हम माध्यम कहते हैं।
यानी कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और जिस पदार्थ से होकर ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है उसे माध्यम कहते हैं। आप सभी को पता है ध्वनि का माध्यम जो सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो होता है एयर। यानी कि एयर मतलब साथियों क्या हो गया, वायु, यानी हवा जो होता है ना सबसे अच्छा इसका माध्यम है ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। ऐसे तो ठोस में भी जा सकता है, द्रव में भी और गैस में भी, लेकिन साथियों आपको पता होगा ध्वनि सबसे अधिक जो होता है यानी कि वो गमन करता है किस में, एयर में, यानी कि सॉरी ठोस में। किस में करता है, ठोस में। सबसे अधिक गमन ठोस में करेगा, लेकिन हम लोग को जो सुनाई पड़ता है वो एयर के माध्यम से सुनाई पड़ता है। तो आप सभी याद रखें ध्वनि किस माध्यम गमन कर सकता है। ध्वनि को गमन करने के 3 माध्यम कौन कौन है, ठोस, द्रव और गैस। तीनों में ध्वनि क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो ध्वनि कितना माध्यम में गमन कर सकता है, 3 माध्यम में। कौन कौन है, ठोस, द्रव और क्या, गैस है। तो चलिए साथियों देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या कर रहा है इसमें। देखिए जब एक वस्तु कंपन करती है तब इसके आसपास के वायु के कण भी बिल्कुल वस्तु की तरह कंपन करते हैं। यानी कि साथियों जिस जगह कोई वस्तु कंपन करता है उसके आसपास की वस्तु भी कंपन करती है, अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। अगला कहते हैं ये कंपनमान वायु के कण अपने आसपास के वायु कणों पर बल लगाते हैं, अंततः वे कण भी अपनी विरामावस्था से विस्थापित होकर कंपन करने लगता है। तो आप सभी देखें कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होता है, ध्वनि गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा देखिए साथियों क्या कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट में कह रहा है, ध्यान से देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट को गौर से देखिए। दूसरा पॉइंट में साथियों देखिए क्या है, देखिए दूसरा में कहता है यह प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों में नहीं पहुंच जाती है। अगला पॉइंट कहता है ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम होकर गति करता है और माध्यम का कण कभी गति नहीं करता है। ये तो अब पढ़ेंगे हम लोग साथियों, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग अभी तरंग। क्या पढ़ेंगे साथियों, अब तरंग। क्या पढ़ेंगे, तरंग। अभी हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे तरंग। चलिए साथियों हम चलते हैं तरंग की ओर। तरंग क्या देखते हैं। देखिए तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में गति करता है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा ले जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं में सीधा संपर्क नहीं होता है और ध्वनि यांत्रिक तरंगों के द्वारा संचरित होती है। फिर क्या पढ़ेंगे साथियों, संपीड़न। क्या पढ़ेंगे, संपीड़न। अभी पढ़ेंगे हम लोग संपीड़न। संपीड़न क्या है, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि का जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य है, यानी कि जब एक वस्तु कंपन करती है तब अपने आसपास की वायु को संपीड़ित करती है। इस प्रकार एक उच्च घनत्व दाब का क्षेत्र बनता है, उसी को हम संपीड़न कहते हैं, और संपीड़न को सी से क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है सत्य संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ माध्यम के कण पास आकर उच्च दाब बनाते हैं। ऐसा क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं जहाँ माध्यम के कण पास आकर उच्च दाब बनाते हैं, उसे कहते हैं संपीड़न। अगला साथियों कहता है यह संपीड़न कंपनमान वस्तुओं से क्या होता है, दूर होता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे साथियों हम लोग क्या, विरलन। क्या पढ़ेंगे, विरलन। यानी कि विरलन जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, विरलन। क्या कहते हैं इसको, विरलन। यानी कि जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तब एक निम्न दाब बनेगा, उसे कहते हैं विरलन। अब साथियों हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंग का बनना। क्या पढ़ेंगे, ध्वनि तरंग का बनना। तो साथियों देखिए जब वस्तु आगे पीछे तेजी से कंपन करती है तब हवा में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बनकर ध्वनि तरंग बनती है, और ध्वनि तरंग का एक संचरण घनत्व परिवर्तन का संचरण करता है। अब पढ़ेंगे साथियों कि ध्वनि संचरण के लिए क्या क्या आवश्यक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो साथियों देखिए दे रखा पहला जो पॉइंट है वो है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। इसके संचरण के लिए माध्यम जो है वो हवा भी हो सकता है, पानी हो सकता है और स्टील हो सकता है, यानी कि ठोस। तो हवा आपका हो गया क्या, गैस हो गया, पानी द्रव हो गया और स्टील ठोस हो गया, यानी कि ध्वनि तीनों माध्यम में गमन कर सकता है, ठोस, द्रव और गैस की। अगला देखिए साथियों क्या कर रहा है, यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकता। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता, खाली जगह, वहाँ पर ध्वनि कभी गमन नहीं होगा। ध्वनि तभी गमन होगा जब उसको वायु मिलेगा, ठीक है, या फिर ठोस, द्रव, गैस कोई भी चीज़ होगा। जैसे साथियों देखिए यहाँ दे रखा है चंद्रमा पर या बाह्य अंतरिक्ष में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, क्योंकि ध्वनि
तरंग के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा या बाह्य अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, अतः निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसलिए चंद्रमा पर हम किसी वस्तु की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। अगला कहता अतः ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण कितना माध्यम? 3 हो सकता है। पहला ठोस हो सकता है, दूसरा द्रव हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है? गैस हो सकता है। ध्वनि संचरण के माध्यम कितना? 3 है, ठोस, द्रव और गैस है। अब पढ़ेंगे हम लोग साथियों क्या तरंग। क्या पढ़ेंगे? तरंग के बारे में। तरंग क्या होती है देखिए, अभी पढ़ेंगे हम लोग तरंग के बारे में। तो देखिए, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी कि माध्यम का कण आगे पीछे जिस दिशा में करता है उसी दिशा में अगर तरंग की गति करती है, तरंग की दिशा में गति करती है, तो उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अब कहता है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करने की कुछ पॉइंट। अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न जब लिखा तरंग श्रीलंकी में गति करती है तब प्रत्येक कुंडली तरंग की दिशा में आगे पीछे एक दूरी तय करती है, उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अगला देखिए, कहता है जब श्रीलंकी के सिरे के आधार को स्थिर करके दूसरे सिरे के ऊपर नीचे तेजी से हिलाते हैं तब अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब पॉइंट ये है, हम लोग अभी देखेंगे ध्वनि तरंग के लक्षण। पहला तो है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल। इसके बाद हम लोग देखेंगे ध्वनि का क्या? वेग, यानी तरंग का वेग। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या इसमें? तरंग दैर्घ्य। क्या पढ़ेंगे? तरंग दैर्घ्य। तो ध्वनि तरंग में एक संपीड़न तथा एक सटे हुए विकिरण की कुल लंबाई को ध्वनि तरंग कहते हैं। आगे देखिए साथियों, इसमें देखा 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विकिरण के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और अगला पॉइंट देखिए साथियों, क्या कर रहे हैं? एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। एक पूर्ण दोलन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को ग्रीक भाषा का अक्षर है लैम्डा, यानी लैम्डा से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ये हो गया लैम्डा। और इसका एसआई मात्रा जो तरंग दैर्घ्य का आता है वो होता है मीटर। एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर। किसका? तरंग दैर्घ्य का। अब पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। क्या पढ़ेंगे? आवृत्ति। तो देखिए क्या दिया, 1 सेकंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या या 1 सेकंड में कुल दोलन की संख्या को आवृत्ति करते हैं। यानी कि प्रति सेकंड में जितना दोलन की संख्या होता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि दोलनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? आवृत्ति। दोलनों की संख्या ही क्या है? आवृत्ति। प्रति सेकंड में जितना दोलन प्राप्त होता है उसे आवृत्ति कहते हैं। अगला पढ़ने के 1 सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विकिरणों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कैसा डेफिनेशन है? अगला होता है किसी तरंग की आवृत्ति उस तरंग के उत्पन्न करने वाले कंपित वस्तु का आवृत्ति के बराबर होता है। अब पॉइंट आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका सिंबल HZ होता है। और आवृत्ति ग्रीक भाषा के इससे दिखाते हैं न्यू से। किसे दिखाते हैं? न्यू से। अगला कहता है कि हर्ट्ज क्या है? 1 हर्ट्ज 1 कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। अर्थात आवृत्ति का बड़ा मात्रक किलो हर्ट्ज है। क्या? आवृत्ति का जो बड़ा मात्रक वो किलो हर्ट्ज है। और दूसरा पॉइंट याद रखें, 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे आवर्तकाल। देखिए टाइम पीरियड। तो एक कंपन या एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। अब पॉइंट यह है साथियों कि आवर्तकाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। आवर्तकाल को बड़ी टी से सूचित करते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका जो सूत्र होगा टी बराबर, तो 1 बटा क्या होता? न्यू होता है। टी बराबर 1/न्यू होगा। यानी कि टी बटा आवृत्ति क्या होता है? टी बटा आवृत्ति। अगर बात आपको कोई पूछ दे कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, आवर्तकाल का सूत्र, तो याद रखेंगे 1/आवृत्ति होता है। क्या होता है? 1/आवृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग आयाम क्या है। क्या पढ़ेंगे? आयाम। किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तरंग का आयाम कहते हैं। आयाम को हम लोग ए से सूचित करते हैं। इसका ऐसे मतलब मीटर होता है।
और दूसरा पॉइंट साथी हम लोग देखेंगे इसमें क्या, ध्वनि के तारत्व, प्रबलता, गुणता जैसे अभिलक्षण पाए जाते। ध्वनि में 3 गुण होगा, तारत्व होगा, प्रबलता होगा, गुणता होगा। अब पढ़े हम लोग तरंग वेग। एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहते हैं। एक तरंग के द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसे तरंग का वेग कहते हैं। और तरंग के वेग का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। क्या था? मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। और वेग बराबर चली गई दूरी या फिर लिया गया समय होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो होगा न्यू बराबर λ/t, ध्वनि की तरंग और t समय होता है। अतः यहाँ पर जो सूत्र बनेगा साथियों, वेग का तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति बने। क्या बनेगा? वेग का सूत्र ये हो गया वेलोसिटी, देखिए ये हो गया वेलोसिटी v बराबर ये हो गया लैम्डा इंटू म्यू, यानी कि वेग का सूत्र तरंग गुना आवृत्ति। क्या था? तरंग गुना आवृत्ति। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे तारत्व क्या है। देखिए तारत्व क्या है, ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी जो तारत्व होता है ना वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आवृत्ति के समानुपाती होता है। ज़्यादा आवृत्ति ऊंचा तारत्व, कम आवृत्ति निम्न तारत्व। यानी कि ज़्यादा आवृत्ति होगा तो उच्च तारत्व का ध्वनि होगा, कम आवृत्ति होगा तो निम्न तारत्व का ध्वनि उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट जैसे लिखा है, औरत की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, उसका तारत्व ज़्यादा होता है, जबकि पुरुष की आवाज़ का तारत्व कम होता है, इसलिए उसका आवाज़ सपाट होता है। क्योंकि औरतों की वोकल कॉर्ड की आवृत्ति अधिक होती है, अर्थात तारत्व ज़्यादा होता है, जिससे उसकी आवाज़ पतली होती है। तो अगला पॉइंट देखिए, अगला कहता है उच्च तारत्व की ध्वनि में एक इकाई समय बड़ी संख्या में संपीड़न तथा विरलन एक निश्चित बिंदु से गुजरते हैं। निम्न, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट। देखिए इसमें 2 पॉइंट में क्या दिया, निम्न तारत्व होगा तो कम आवृत्ति होगा, ज़्यादा तारत्व होगा तो ज़्यादा आवृत्ति होगा। चलिए आगे देखिए, अब पढ़ेंगे प्रबलता। प्रबलता क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तरंगों के आयाम से निर्भर करती है और कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। प्रबल ध्वनि ज़्यादा ऊर्जा ज़्यादा आयाम, मृदु ध्वनि कम ऊर्जा कम आयाम। अगला पॉइंट कहता है आगे, प्रबलता को डेसिबल डीबी में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है और प्रबलता समानुपाती आयाम। अब पढ़ेंगे गुणता। किसी ध्वनि की गुणता उस ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंग की आकृति पर निर्भर करती है। यह संगीतमय ध्वनि का अभिलक्षण है। यह हमें समान तारत्व तथा प्रबलता के ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अगला है टोन, यानी कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एक विशेष प्रकार की ध्वनि को टोन कहते हैं, या तो सिंपल या आप बोल सकते हैं एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अब पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर क्या है? अनेक ध्वनियों के मिश्रण को क्या कहते हैं? स्वर। जब अनेक ध्वनि आपस में आकर मिलती है उसे कहते हैं स्वर। अब पॉइंट स्वर क्या है? किसको हम स्वरगुल कह सकते हैं? 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि जब उत्पन्न होगा उसको स्वर कहते हैं। स्वर सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता है, यानी कि 80 डेसिबल की ध्वनि को स्वरगुल कहते हैं। अब पढ़ेंगे संगीत क्या है? संगीत सुनने में सुखद होता है, इसकी गुणता अच्छी होती है, यानी कि जो ध्वनि हमें सुनने में अच्छा लगता है उसकी गुणता बहुत अच्छा होता है। अब है पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की क्या माध्यमों में ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल अगर देखा जाए तो यह संचरित होती है और यह गैस में सबसे कम और द्रव में ज़्यादा और ठोस में सबसे तेज। ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है? ठोस में, उसके बाद किस में? उसके बाद गया द्रव में, उसके बाद गैस में। अब पॉइंट है ध्वनि की चाल ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। जैसे ताप बढ़ेगा ध्वनि स्पीड चलेगा, ताप कम होगा ध्वनि कम चले। ध्वनि किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ध्वनि किस पर निर्भर करेगा? ताप पर। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। हवा में अगर नमी बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। अगला कहता है, देखिए ध्यान से, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज है, इसलिए आकाश में बिजली की चमक गर्जन से पहले दिखाई पड़ती है। आप लोग देखेंगे कभी आकाश में अगर बिजली गर्जन होता है, मेघ गर्जन, तो उसका
प्रकाश पहले आ जाता है और ध्वनि बाद में। इसका मतलब ये प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से ज़्यादा होता है। तो वायु में ध्वनि की चाल 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है, यानी कि 22 डिग्री ताप पर। अब पढ़ेंगे हम लोग सोनिक बूम क्या पढ़ेंगे। सोनिक बूम क्या है, देखिए ध्यान से। परघाती तरंग कुछ वायुयान हो गया, गोलियां हो गया, रॉकेट पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो आपको पूछ सकता है पराध्वनि कौन उत्पन्न कर सकता है। वायुयान कर सकता, लड़ाकू विमान हो गया, और बंदूक से छोड़ी गई गोली हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब जब चलती है तो पराध्वनि उत्पन्न होता है। अपन पराध्वनि का अर्थ क्या होता है, उस वस्तु की चाल से है जो ध्वनि की चाल से भी तेज चलती है। जो वस्तु ध्वनि की चाल से भी तेज गति से चलता है वो वस्तु कैसा ध्वनि उत्पन्न करेगा, पराध्वनि उत्पन्न करेगा। ये वायु में बहुत तेज आवाज़ पैदा कर दे, इससे प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती है। तो आप याद रखेंगे पराध्वनि क्या है, तो वह वस्तु जिसकी चाल ध्वनि के चाल से भी क्या तेज होता है उसे पराध्वनिक कहते हैं। और ये जब चलती है तो तेज आवाज़ होती है, इससे प्रघाती तरंगें निकलती है। तो इस तरह से क्या क्या नुकसान है, देखिए प्रघाती तरंग से ध्वनि बूम प्रघाती तरंग द्वारा उत्पन्न विस्फोटक स्वर है, जो जबरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जो खिड़कियों के शीशे भी क्या करती है, तोड़ देती है, कान के चदरे वगैरह फट जाती है प्रघाती तरंग से। अगला पॉइंट चलेंगे ध्वनि का परावर्तन। देखिए प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी ठोस सतह टकराती है तो वापस लौट जाती है, ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। आप कभी किसी रूम में आवाज़ शोरगुल किए होंगे, आपका आवाज़ फिर रिपीटेड होता है, यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं तो किसी भी ठोस से सतह से टकरा कर वो फिर हमारे कानों तक सुनाई पड़ता है, इसी को हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि भी परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। इसका मतलब ध्वनि परावर्तन के भी दो नियम है। पहला आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होते हैं। ध्वनि का आपतन कोण हमेशा ध्वनि के परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप याद रखेंगे ध्वनि का परावर्तन के नियम। अब पढ़ेंगे ध्वनि परावर्तन के उपयोग। पहले तो मेगाफोन में, लाउड स्पीकर में इसका प्रयोग होता है ध्वनि परावर्तन का। हॉर्न में होता है, तुरही में, शहनाई में इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना ही एक दिशा में भेजते हैं। अगला पॉइंट कहता है इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार परिवर्तित करके श्रोता की ओर भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंग का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता क्या बढ़ जाता है। अगला पॉइंट साथियों क्या पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि को पुनः सुनना प्रतिध्वनि कहलाता है, यानी कि जब ध्वनि किसी ठोस चीज़ से टकराती है तो फिर हमारे कानों तक सुनाई पड़ती है, इसी को हम कहते हैं ध्वनि प्रतिध्वनि, इको इसी कहते हैं। अगला कहता है कि हम ध्वनि प्रतिध्वनि तब सुन सकते हैं जब मूल्य ध्वनि का प्रतिध्वनि के बीच के कम से कम 0.1 सेकंड का समय का अंतर होता है। प्रतिध्वनि तब पैदा होती है जब ध्वनि किसी ठोस सतह जैसे ईंट की दीवार से, पहाड़ से आदि से टकराकर फिर वापस लौटती है। मुलायम सतह ध्वनि को अपसरित कर लेती है, वो फिर वापस नहीं भेजती है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर किसी बड़े हॉल या सभागार के अनुरणन का कम करने तरीके। सभा या भवन की छत या दीवार का संपीड़ित फाइबर बोर्ड से बने पैनल ध्वनि का अवशोषण करने में के लिए लगाए जाते हैं। खिड़की, दरवाजे और पर्दे लगाए जाते हैं। फर्श पर कालीन बिछाए जाते हैं और सीट ध्वनि अवशोषक गुण रखने के पदार्थों की बनाई जाती है। अब पढ़ेंगे